किसान, बदलते भारत की शान। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। विवाह के साथ परिवार नियोजन की जिम्मेदारी में भी बंध रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कार्यक्रम गांव किसान में हम आपके लिए कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं ताकि इसका लाभ उठाते हुए आप अपनी आमदनी बढ़ा सकें। और ये तमाम जानकारियां हमारे 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाती है। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करें आज का ये कार्यक्रम। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तो किसान किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता ने बात की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एन. शर्मा से। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं डीडी किसान। इस वक्त भारत में आत्मनिर्भर बनने की योजना पूरी तरह से चल रही है और इसी के बीच चाहे कोई भी वर्ग हो, वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर आर.एम. शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विभाग में और पूसा नई दिल्ली से वो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ये योजना बनाई है कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, उसमें किसान किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, जो ये योजना बनाई गई है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज के पिछले 5-6 महीने से, जो भी श्रमिक हैं, किसान हैं, छोटे रोजगार के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से। हम एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं इस वक्त। तो भारत सरकार ने ये माना है कि किस तरह से हम इन आपदाओं को जो है अवसर में बदल सकते हैं, ताकि जो हमारा बुरा समय है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी कमज़ोरी है, किस तरह से हम उसको अपनी मजबूती या हम अपनी स्ट्रेंथ उसको बनाएं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ किया है और ये पूरी तरह किसानों के लिए ही है। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रखे गए हैं कि किसानों को हम किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स में जो सहायता राशि है, चाहे वो हम कम इंटरेस्ट पर लोन देने की बात करें, उनके लिए मार्केटिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की बात करें, हम कुछ दूसरे उद्योग हैं जैसे मत्स्य पालन है, उस पे हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कलेक्शन है, जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो उद्यानिक की फसलें हैं, फल हैं, सब्जी हैं, फूल हैं, मसाले हैं, इनकी जो लाइफ होती है, भंडारण क्षमता बड़ी कम होती है। तो अगर समय पर अगर इसकी मार्केटिंग ना हो तो किसान का पूरा जो उत्पाद होता है वो ख़राब हो जाता है और उसको कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो सरकार ने इसमें काफ़ी सारे प्रावधान रखे हैं। एक तो उनको सहायता धनराशि देने के लिए, दूसरा कि उनको हम किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ कि अगर उनको उनके खेत के पास ही कुछ जो है एकत्रीकरण की फैसिलिटी हम उनको दें, या उसके पास ही कुछ ऐसे जगह बनाएं जहाँ पे उस उत्पाद को रखा जा सके कुछ समय के लिए। दूसरा, किसानों को ये लिबर्टी दी गई है कि आप बाउंड नहीं हैं किसी एक व्यक्ति को ही अपना माल बेचने के लिए, एक ही आड़तिया को अपना माल बेचने के लिए बाध्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जहां आपको अच्छी प्राइस मिलती है, आप वहां पे उसको सेल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को अपना माल दें। दूसरी चीज़, कुछ जैसे नए उपक्रम
उसमें जोड़े गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं मधुमक्खी पालन की, मत्स्य पालन तो उसमें है ही है, मधुमक्खी पालन, क्योंकि मधुमक्खी के दो फायदे हैं। एक तो ये इससे शहद बनता है, दूसरा इससे उत्पादन भी बढ़ता है, तो और उत्पादन की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, तो उस पर भी सरकार सहायता धनराशि दे रही है। मत्स्य पालन के लिए बहुत सारा पैसा सरकार दे रही है, मार्केटिंग पे दे रही है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइव स्टॉक है, जो हमारा पशुधन है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारे पशु मरते हैं, चाहे वो खुरपका मुंहपका हो या ब्रूसेलोसिस हो, जिसको एक ज्वर हम कहते हैं। तो उसके लिए भी सरकार का ये प्लान है इसमें कि हमें कोई 52-53 करोड़ जो हमारे पशु हैं, चाहे वो उसमें सूअर हैं, दुधारू पशु हैं, और जितने भी हमारे कृषि उपयोगी पशु हैं, उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है कि हम किस तरह से वैक्सीनेशन उसमें करें। और जब लगभग 1.85 करोड़ जानवरों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है इसमें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसान को एक तरफ से तो हम धनराशि प्रोवाइड कराएं, और दूसरी तरफ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ताकि उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, उससे किसान को पैसा अच्छा मिले। और यही मंत्र है कि समृद्ध और सशक्त भारत, आत्मनिर्भरता के द्वारा। तो ये इसका मूल मंत्र है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है। इसमें एक सवाल मैं बस ये पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए, कि इस वक्त में जब लॉकडाउन के बाद का पीरियड चल रहा है, वहाँ पर वो अपने आप को आत्मनिर्भर किस तरह से बना सकते हैं? कोई आप स्पेसिफिक स्कीम अगर बता सकें जिससे कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, देखिए, हमने आपको मार्केटिंग की बात की कि किसान अब तक क्या था कि वाद्य था कि उसको एक ही आदमी को या जो लाइसेंसी था उसी को देना था, अपना माल बेचना था, तो वो उसको उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है कि लोग उसका दुरुपयोग करते हैं क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होते। तो सरकार ने मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे कोई काम करें, अंततोगत्वा आपको आप पैसे के लिए आदमी काम करता है किसान। तो अगर उसकी किचन जो है सक्सेसफुल नहीं चल पा रही है तो चाहे वो जितनी मेहनत करे वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए सरकार लोन भी दे रही है। और आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे वो उसमें ट्रांसपोर्ट कोई वो इम्प्रूव करें, एकत्रीकरण के लिए करें, या आप स्टोरेज की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करें। तो इस तरह से अगर, क्योंकि फल और सब्जी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो अगर इनकी जो बाजारीकरण इनका अगर समय पर ना हो पाए तो किसान की सारी मेहनत जो है एक एस्ट्रे में ही हम मानते चली जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ से किसानों को, उद्योगों के लिए जो कम ऋण पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, उससे किसान की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। और जो ये हमारी आपदा आई है, और हम निश्चय ही इस आपदा से उभरेंगे, और ये हमारे लिए एक ताकत बन के उभरेगी आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त हम आपदा में हैं, लेकिन हम इससे उभरेंगे और आत्मनिर्भर होकर उभरेंगे। तो आप देखते रहिए डीडी किसान, मैं हूँ मेघा मित्तल। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान, और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। जी हाँ, ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें हम पशुपालन संबंधित जानकारी आपको देते हैं। और जो हमारे किसान हैं वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो वो कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये उनकी आमदनी को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही कारगर जरिया बन सकता है। पशुपालन में भी उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद
मौजूद है जिन्हें वो चुन सकते हैं। वो चाहें तो गोपालन कर सकते हैं या फिर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें वो चुन सकते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम देखते हैं कि किस तरह के क्षेत्र को वो चुन सकते हैं पशुपालन में, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सहारनपुर के रहने वाले भाई अजय कुमार सैनी ने मधुमक्खी पालन कर अपनी आय को बढ़ाया, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया तथा सरकार के साथ मिलकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण दिया। मैं जब पढ़ता था 1990 में बेसिक एग्रीकल्चर में, तो एंटोमोलॉजी में हम लोगों ने कीट विज्ञान में पढ़ा था लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। तो क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ, तो हम लोगों ने उसमें रेशम कीट पालन, लाख और मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो तभी मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग मधुमक्खी पालन को कुछ दूसरे देशों में जैसे मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा है, वहाँ के बारे में पढ़ा, जर्मनी के बारे में पढ़ा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मधुमक्खी पालन शुरू किया है। तो मैं 2 बॉक्स लेकर के आया और 2 बॉक्स से मैंने शुरू किया। उद्यान विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया 1.5 महीने का, और उसके बाद 2 बी हाइव से मैंने शुरू किया मधुमक्खी पालन। बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनसे मिला। तो पहले साल में ही लगभग हम लोगों ने 2 बी हाइव से करीब 40-45 किलो शहद निकाला, तो हौसला बढ़ा। तो मैंने अपने और साथियों को उससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे मधुमक्खी पालन मैंने किया, तो इतना शहद निकला है। तो साथी लोग भी प्रेरित हुए। तो फिर हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग से संपर्क किया उत्तर प्रदेश से। तो DRDA के माध्यम से तब ट्राइसेम योजना में ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें हम लोगों ने अपने 18-20 लोगों को इकट्ठा करके और परियोजना निदेशक के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया मधुमक्खी पालन में। सभी लोगों ने उनमें से मधुमक्खी पालन शुरू किया। IRDP स्कीम में उनको 19 हज़ार का लोन मिला, और ऐसे करके ये यात्रा चल पड़ी। 92 में ये शुरू हुआ। 94 में भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे संस्थान का भ्रमण किया, तो हमें पूरे भारतवर्ष में उस समय कृषि मंत्रालय की योजना थी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हमारा चयन किया गया कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी किसी भी राज्य में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। तब से लगातार हम लोगों को प्रशिक्षित करते रहे, और उसके बाद फिर नेशनल बी बोर्ड बना कृषि मंत्रालय का। नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम जो है, नॉर्थ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया। ऐसे ही नेशनल बी बोर्ड के कार्यक्रम जब शुरू हुए, तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें किसानों का आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। तो जो मधुमक्खी पालक किसी भी राज्य के हों, भारत के निवासी हों, किसी भी राज्य के हों, वो नेशनल बी बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। ये राज्यवार ट्रेनिंग होती है, स्टेट वाइज ट्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने मुफ्त की है भारत सरकार के सहयोग से। जितने भी बी बॉक्सेस हैं, कॉम फाउंडेशन शीट है, जितने भी इक्विपमेंट्स प्रयुक्त होते हैं, वो सब हम लोग बनाते हैं। हमारे किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, और बल्कि दूर दूर से भी, दूसरे राज्यों से भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमारे यहाँ किसान मधुमक्खी पालक प्रशिक्षण लेने भी आते हैं, सामान लेने भी आते हैं। तो उनको हम लोग गाइड भी करते हैं। 24 आवर्स हमारा मोबाइल भी खुला रहता है। किसी को मधुमक्खी पालन संबंधित कोई दिक्कत हो, उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए 24 आवर्स हम लोग तत्पर रहते हैं और उसका निराकरण करते हैं। किसी के सामने बीमारी कोई आई है, कोई माइग्रेशन संबंधित दिक्कत है, तो इस तरह की सारी दिक्कतें हम लोग मधुमक्खी पालक की दूर करते हैं। अब जो नए किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि करीब भारत सरकार की जो योजना है, उसमें 50 बॉक्स की जो एक यूनिट है, वो 2,28,000 रुपये की कीमत होती है उसकी। उसमें 40% सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, 88,000 रुपये, और वो किसान के जो मधुमक्खी पालक है उसके खाते में सीधा ट्रांसफ़र होता है, कोई बिचौलिया इसमें नहीं है। और वो 2,28,000 रुपये का सामान मतलब 88,000 रुपये सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो जो बाकी बचा हुआ रेस्ट अमाउंट जमा करके वो 2,28,000 का प्रोजेक्ट से शुरू कर सकता है। और वैसे वाइबल यूनिट हम लोग मानते हैं कि लगभग 100 बॉक्सेस की होती है। तो इससे दूसरे साल में, क्योंकि मधुमक्खी के साथ जब शहद मिलता है तो मधुमक्खियाँ भी बढ़ती हैं, तो एक साल के बाद 100 बॉक्सेस जो आते हैं, तो 100 बॉक्सेस से ये मानते हैं हम कि 2 लाख रुपए का फ़ायदा, 100 बॉक्स से 2 लाख रुपए का फ़ायदा किसान को सारे खर्चे निकाल करके हो जाता है।
पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अगस्त माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें हमारे साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान का। तो बहुत से हमारे किसान हैं जो कि वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं, आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं और इसके साथ ही खेती को वो इस आयाम तक लेके जा रहे हैं कि कामयाबी पाने के साथ साथ वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जैविक खेती पर इन दिनों काफ़ी जोर है और काफ़ी किसान जो जागरूक किसान हैं वो जैविक खेती को भी अपना रहे हैं, क्योंकि यही जैविक खेती उनको आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से ले जा सकती है और आज के समय की मांग भी यही है। तो आइए देखते हैं कि जैविक खेती को अपनाते हुए हमारे इस सफल किसान ने किस तरह से कामयाबी हासिल की। सेवा सुरक्षा सहयोग के ऐसे जीवंत उदाहरण बहुत कम सामने आते हैं जिनकी हर तरफ प्रशंसा होती है। इसी तरह पुलिस विभाग में भी एक ऐसा ही चेहरा है जो सेवा सुरक्षा सहयोग के साथ किसानों के लिए भी पूरी तरह से समर्पित है। वे पुलिस विभाग से मिलने वाले वेतन का लगभग 75% खर्च करते हैं जहर मुक्त खेती अर्थात रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति किसानों में जागरूकता लाने के लिए, जिससे किसान इनके उपयोग के बिना खेती कर सकें। जी हाँ, गांव खांडा खेड़ी के रहने वाले विक्रम सिंधु जो भिवानी पुलिस लाइन में छोटा मुंशी के पद पर कार्यरत हैं। सिंधु जी के गांव में साल 2013 में एक के बाद एक कई लोगों को कैंसर की बीमारी हो गई, जिसने उनको बहुत ही आहत कर दिया।
और जब विक्रम सिंधु को पता चला कि कैंसर जैसी घातक बीमारी रसायन उर्वरक और दवाओं के इस्तेमाल से उपजाई गई फल सब्जियों के खाने से होती है, तो इससे सबक लेते हुए उन्होंने प्रण किया कि वे अपने खेतों में कभी भी रासायनिक दवाओं और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके इस अभियान में गांव के 3 अन्य किसान भी शामिल हो गए। वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब हमारे गांव में 5-6 मौतें कैंसर के कारण हो गई। उसके साथ साथ मैंने राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो सुनी जिसमें उन्होंने स्पष्ट समझा रखा था कि जो खेती किसानी में अंधाधुंध पेस्टिसाइड और खादों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हमारे समाज में चारों तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैली हुई हैं। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि भाई किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ मोड़ने के लिए जो भी मैं कर सकूंगा वो करूंगा। ये जी इसके कारण जुड़े थे जी, बीमारी ज़्यादा फैल रही थी जी, यूरिया DAP खाद ज़्यादा कर गिर रहे थे जी, इसके कारण बीमारी के कारण जी ये मतलब इसी हिसाब से हम जुड़े थे जिसके ये बीमारियां दूर हट जी। दरअसल विक्रम सिंधु जी के साथ उनके 3 सहयोगी किसानों ने मिलकर मात्र 12 एकड़ जमीन पर जैविक खेती करने की शुरुआत की थी। उन्होंने जैविक खेती करके किसानों को दिखाया कि किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल किए बिना भी केवल गोबर की खाद और गौमूत्र से बने कीटनाशकों का फसलों पर इस्तेमाल करके किस प्रकार उनके खेतों की फसल से अच्छी उपज मिली है। जब हमने इस जहर मुक्त खेती अभियान की शुरुआत करी तो हमारे गांव से 4 से 5 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब शुरुआत में मैंने अपने खेत से शुरू किया तो पहले खेती की नहीं थी, अपने 2 किल्ले थे उनसे ही मैंने जहर मुक्त जैविक खेती की शुरुआत की थी। और जब पहली फसल मैंने गेहूं की लगाई थी, उस गेहूं की फसल में 306 गेहूं 22 मन प्रति एकड़ की फसल ली गई थी, जो वो रासायनिक खेती के मुकाबले थोड़ी कम थी। विक्रम सिंधु जी बताते हैं इस अभियान में अब 2000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं एवं 10 से 12,000 एकड़ कृषि भूमि में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। विक्रम जी ऑर्गेनिक खेती करते थे तो आते जाते हम भी देखते थे कि भाई साहब कर रहे हैं कुछ, तो हमने भी इनसे पूछा क्या कर रहे हो आप। फिर इन्होंने बताया भाई मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे होती है। तो इनको देख के हमने भी कुछ सीखा, फिर हम भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत करी। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए विक्रम ने अपने गांव में ही किसान परीक्षण केंद्र बनाया है। विक्रम ने व्हाट्सएप पर जहर मुक्त खेती के नाम से ग्रुप बनाया और उसमें किसानों को जोड़ना शुरू कर दिया। ग्रुप के माध्यम से वे जैविक खेती करने का प्रशिक्षण भी देते हैं। जहर मुक्त खेती अभियान शुरू हुआ था वो अब पूरे भारत में फैल चुका है। 30,000 से ज़्यादा किसान सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 1200-1250 किसान हरियाणा के हैं और 28-29 हज़ार किसान हरियाणा के बाहर से हैं। जहां तक एकड़ों की बात है, लगभग 15,000 एकड़ के करीब जमीन है। जैविक तरीके से किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके लिए उन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग को व्यवहारिक रूप दिया। वे बताते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग के जरिए किसान 1 एकड़ में 10 से 15 फसल लगाकर 8 से 10 लाख की कमाई कर सकता है। मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसा विषय है जी, जो छोटी जोत के किसान हैं वो उस मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से एक सरकारी जो नौकरी करता है, कोई भी कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी, उसके बराबर अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इसको अगर आप थोड़े से बारीकी से समझोगे तो मैं बताऊंगा। भाई ज़मीन के अंदर होने वाली जो कंद फसलें हैं वो अलग हैं, ज़मीन के ऊपर होती हैं जी, जैसे टमाटर 1 फुट तक हो जाएगा, आपकी मूंग 1-1.5 फुट तक हो जाएगी, और भी काफ़ी सारी फसलें हैं जो दलहनी फसलें हैं वो ज़मीन के 2 फुट तक सीमित रहती हैं। उसके बाद हम लगाते हैं जी अमरूद का बाग है, अनार का बाग है। आप बागवानी में नहीं जाना चाहते तो कुछ एक फसलें हैं जो 2 फुट से ऊपर शुरू होती हैं, वो फसल आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आप टिम्बर प्लांट है, सहजन है, मोहगिनी है, मालाबार नीम है,
इस तरह की फसलें, ये जो सह फसली मॉडल है इसको मल्टीलेयर फार्मिंग का मॉडल का नाम दिया जाता है। हमारा ये जहर मुक्त खेती अभियान केंद्र जो खांडा खेड़ी में आपको पीछे दिख रहा होगा, ये स्थापित है। ये 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ से कोई भी किसान कभी भी आकर जैविक जहर मुक्त खेती की ट्रेनिंग ले सकता है और आने वाले जो उसकी परेशानी है उसके बारे में वो हमारे संपर्क में रहता है, हमारे हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो वो सीखता है वो अपने खेत में लागू करता है, फिर वो अपने आसपास के किसानों को सिखाता है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।